मैं जानना चाहूंगा कि आपने सीएसडीएस से में रहते हुए ये रिसर्च कैसे कर लिया, क्योंकि तब तो आप पे फार राइट का आरोप लगने वाला था। अब आप देखिए, शुजात बुखारी जो कि जिसका अखबार राइजिंग कश्मीर भयंकर जहर फैलाता रहा है, इतना फेक नैरेटिव्स पे, परंतु लुटियंस मीडिया, क्योंकि वो हिंदू का भी कॉरेस्पॉन्डेंट था या स्ट्रिंगर रहा होगा, लोली स्ट्रिंगर था, पर फिर वो लुटियंस मीडिया के साथ उसके रिश्ते, बरखा दत्त के साथ, फलां के साथ, राजदीप की या यारी दोस्ती जो कॉकटेल सर्किट की है, उसके आधार पे बड़ा फेवरेट रहा है। अब उसका एक अखबार सेटअप होता है, उसको कौन देता है पैसे? और ये मुझे वहां के आर्मी के जीओसी कमांड ने बताया था। उसको पैसे सेटअप करने के आर्मी के सद्भावना फंड से पैसे दिए गए, यानी भारत सरकार चाहती, उसको करोड़ों रुपया अंडर द टेबल ओवर द टेबल मिलता था, इतने इतने बड़े इश्तेहार मिलते थे। इट इज अ रैग, मतलब वहां पे कोई ज्यादा सर्कुलेशन न होते हुए भी, ये ग्रेटर कश्मीर है, ये वो इनको। अच्छा, एक ट्वीट आया कि इसको इस साल 22 करोड़ भारत सरकार से शुजात बुखारी को अंडर द टेबल मिले। उस ट्वीट में नाम नहीं था, ये था कि एक लीडिंग एडिटर। तो मैंने कहा लीडिंग क्यों बोलते हो, सबको पता है, खुली बात है, सब कश्मीर में भी जानते हैं, यहाँ भी जानते हैं, शुजात बुखारी को मिला है। और मैंने 2 ट्वीट कर दिए कि शुजात बुखारी को भारत सरकार इतना पैम्पर करती है, पर ये पैसे यहाँ के लेता है और गाना गाता है पाकिस्तान का। इट्स अ फैक्ट। अच्छा, मेरा पाकिस्तान में मेरा इन्वॉल्वमेंट देखिए, अगर मेरा इनके फेवर में होता तो कभी पाकिस्तान सरकार मुझे भी उस तरह से सेलिब्रेट करती जैसे मदद को किया जाता है। मुझे कभी नहीं पाकिस्तान सरकार ने कभी तवज्जो नहीं दी, और कभी वहां मैं उनकी, हालांकि मानुषी शुरू के दिन से वहां के लेफ्ट लिबरल्स की बहुत चहेती रही। वहां के बहुत से इंटेलेक्चुअल्स हैं जो मानुषी पढ़ते थे और उसको बहुत सत्कार करते थे, पर सरकार, पाकिस्तानी सरकार या पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि मैं कभी उस दिशा की बात मेरे मुंह से निकल भी नहीं सकती। रेफ्यूजी फैमिली, बल्कि मैं पाकिस्तान जब गई भी तो मैं इनकी बातें सुनती थी कि हिंदुस्तान हैज इविल इंटेंशंस ऑन अस, तो मैं खुल के कहती थी व्हाट डू यू मीन, आपके ऊपर ही, जहां मैं खड़ी हूँ ये मेरे माँ बाप की, मेरी पितृभूमि है, ये मेरी मातृभूमि है, यहाँ से उजाड़ के फेंका आपने, आपकी कहाँ से आ गई? आपने केवल धर्मांतरण किया ना, आपके अल्लाह ताला ने ये जमीन बना के भेजी नहीं थी, हमारी थी। तो मैं ये तब भी नहीं मैं सुन पाती थी, और इसीलिए ये इंडो पाक फ्रेंडशिप जो मीटिंग्स होती थी मुझे उल्टी आने लगती थी, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी भाई ये जाके इतनी जहर उगलते थे। ये गौतम नवलखा और तपन बोस और रीटा मनचंदा आज भी करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं विदेशी फंड के आधार पे। मैंने छोड़ दिया सब। और ये पाकिस्तान के साथ कुलदीप नायर की जो कैंडल लाइट होती थी बॉर्डर पे, आई टोल्ड हिम दिस फार्स आई विल नॉट, क्योंकि वहां से बम फेंके और हम यहाँ कैंडल लाइट लेके खड़े हो जाएंगे उनसे। तो सवाल ये है, शुजात बुखारी के ऊपर 3 ट्वीट्स मैंने किए, और मेरे पे कश्मीर के एक मैजिस्ट्रेट जो है नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट कर देते हैं और इंसिस्ट करते हैं यहीं आके आपको डिफेंड करना है, लॉयर भी नहीं, पर्सनल आना है, अगेंस्ट लॉ, अगेंस्ट लॉ। आप देखिए, नॉन बेलेबल क्रिमिनल केस डेफेमेशन का मेरे पे हो जाता है। ये हालत है। ये सब भाजपा सरकार आने के बाद होता है ना मेरे साथ। तो ऐसी गाजगिरी है। जब आप कह रहे हैं ना, आप मेरी किताब के जो बताते हैं मैंने ये किया वो किया, सवाल यह है कि भाजपा के लोग उससे खुश हुए कि नहीं? नहीं, उस वक्त कोई खुश नहीं था। भाजपा के किसी ने किताब नहीं पढ़ी, उनको गुस्सा आया क्योंकि नहीं चाहते थे मोदी जी आए। और ये मधु किश्वर क्या करी, इनके करीबी दोस्त भी, जिनको ये करीब मानते हैं मोदी जी, वो भी मुझसे, अगर देखिए आप किसी के दोस्त हैं और उस दोस्त के बारे में गलतफहमी दूर की जा रही है तो आप खुश होकर उससे दोस्ती करेंगे ना। मुझसे क्यों नहीं दोस्ती की अरुण जेटली जी ने, मुझसे क्यों नहीं दोस्ती की स्वपन दास गुप्ता ने,
वो जो पायनियर का एडिटर, ऐसे खूंखार तरीके से मेरे मेरे दुश्मन बन गए। क्यों भाई? क्या मैंने पाप कर दिया था? कायदे से इन्हें मदद करनी चाहिए थी मेरी पुस्तक के लिए रिसर्च मटेरियल जुटाने की। इन्होंने तो नहीं की ना, नहीं की ना। तो ये तब भी नहीं खुश थे। और आपको याद होगा ये क्लब 176 या कुछ ऐसा बोला जाता था, जो नहीं चाहता था कि 180 अभी, क्लब, हाँ 180 क्लब। 180 क्लब, ताकि ताकि भाजपा का बहुमत ना आए, तो मोदी जी को कोई स्वीकार नहीं करेगा। कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी तो कोलिशन में तो मोदी जी को कोई भी स्वीकार नहीं करने वाला। तो सबको मालूम था कि मोदी जी रास्ते से हट जाएंगे अगर 180 से ज्यादा सीटें नहीं आती। ये एजेंडा खुला था, उसके खिलाफ मैं बोलती थी, तो जाहिर है और मधु मेरी जी, बात। इसमें एक प्रूफ मैं भी देता हूं। जब मेरी ये पुस्तक आई थी और इस पुस्तक को साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी, जो गुजरात दंगा और एसआईटी रिपोर्ट पे है, तो मुझे भी भाजपा कार्यालय में सुबह से शाम तक बैठा के किल किया जाता था। और कि और ये कहा जाता था कि क्यों ये किताब क्यों चाहिए, जो है। मुझे लगा ये समय खराब कर रहे हैं, चुनाव का समय है। और इस किताब को अशोक सिंघल जी, खुद मोदी जी ने मुझे कहा कि ये किताब उनको अशोक सिंघल जी से मिला, अशोक सिंघल जी जाके दिया है। राम बहादुर राय, सुब्रमण्यम स्वामी, भाजपा मुझे सुबह से शाम तक बैठा के समय नष्ट करती थी। फिर मैं जितनी भी रैलियां होती थी, रैली रैली जा जाकर लोगों तक पुस्तक पहुंचाता था कि आप सच जानिए झूठ। तो आप ठीक कह रही, ये तो मेरा भी दर्द है। मैं भी समझाऊं कि पूरा भाजपा मोदी जी ना आए। आज जो ये मोदी मोदी करते घूम रहे हैं, इसकी पूरी तैयारी सुबह 8-9 बजे लाके मुझे बैठा दे, कहा कि 1 लाख किताब मुझे लोगों तक पहुंचाना है। मैंने कहा मेरे पास पैसे तो है नहीं छापने के, आप दीजिए, हम छपा के दे दें। तो सुबह से शाम बैठा के चुनाव के क्रूसल समय में मेरे समय बर्बाद किए जाते थे। आज वही लोग आप पे हमला कर रहे हैं, हम पे हमला कर रहे हैं, जो कल मोदी को लाना और नहीं मैंने चाहते। तो अपने पैसों से छापी किताब, क्योंकि कोई मैंने भी पब्लिशर छापने को राजी नहीं था। मैंने तो अपनी और पत्नी के जेवर बेच के छापे हैं, पत्नी के जेवर बेच के आप छापे। बताइए, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं था कोई, कोई नहीं। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ने किताबें ली 5,000 10,000 जो भी उसने कहा, और फिर रख दी सारी की सारे। 6 महीने बाद मुझे अनसोल्ड वापस कर। आप बताइए, ये यहाँ तक साबोटाज हुआ, एक बुक शॉप में डिस्प्ले नहीं करने दी गई। और वैसे अगर चाहते भाजपा वाले तो अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचा सकते थे खरीद के। एक किताब नहीं खरीदी भाजपा के नेताओं ने, 100 भी, और मोदी जी ने भी नहीं। मोदी जी को भी एक शायद ये भी कारण रहा होगा, उनको ना कॉफी टेबल किताबें पसंद है। जैसे विवेक देबरॉय की उन्होंने कमीशन की, बहुत ग्लैमरस कॉफी टेबल बुक्स। अब मेरे पास कहाँ पैसे थे कि मैं कॉफी टेबल बुक छाप सकूं अपने पैसे पे, मेरे पास नहीं थे। तो मैंने बहुत जितनी भी लो बजट में कर सकती थी वो लो बजट में की। और मोदी जी को ये ही लाइक्स ग्लैमर बुक्स में, खासकर बड़ी बड़ी सुंदर कॉफी टेबल बुक्स कमीशन काफी करवाई, और वो सुंदर भी लगते हैं, इसमें दो राय नहीं। कि जो जैसे विवेक जी की, विवेक देबरॉय की 1-2 किताबें उन्होंने कमीशन करवा के लिखी, पर वो तो फिर उनकी सरकार पैसे दे रही थी ना उसकी सारे खर्चे के, उनको तो कमीशन करके ही वाज पेड फॉर द लेबर। मैं तो लेबर भी अपनी थी और छापी थी अपने पैसे से। मैं मोदी जी के लिए ग्लैमर किताब कहाँ से लेके आती, बहुत खर्चा, और फिर अगर बिकती नहीं तो और भी मुश्किल हो जाता मेरे बर्बाद लिए। हो जाता। और दूसरा, मैंने मैंने तो फ्रीली मोदी नामा सीरीज ऑफ आर्टिकल्स तो फ्रीली अवेलेबल कराए, और जब तक फ्रीली अवेलेबल थे अमित मालविया ने उनको प्रिंट करके अपने रैलीज में, मोदी जी की रैलीज में मुफ्त डिस्ट्रीब्यूट किया। पर जब किताब छप गई तो क्या अमित मालविया जी ने भी 100 किताबें भी खरीदी? नहीं, किसी ने नहीं। तो इनके सब कितने पानी में है वो तो देख लिया। और दूसरी ये बात है कि इनको अगर गलत फहमी तब तो थी कि शायद मैं भी कुछ मांगने के लिए खड़े हो जाऊं उस लाइन में कि मुझे ये सीट दे दो, वो राज्यसभा दे दो, या फलां ढिमका। मैं गई नहीं। ये भी इनको अहंकार को शायद अच्छा नहीं लगता। अच्छा, कांग्रेस में लोग इज्जत करते थे इस बात की कि मैं जाती थी किसी इश्यू को लेके, मैं कभी कुछ मांगने नहीं गई। तो एक थोड़ा सा
सम्मान था, मैं उनको जितनी मर्जी क्रिटिसाइज करूं, पर वो इस बात का सम्मान कम से कम करते थे, कभी अपने लिए कुछ मांगने नहीं आई। सबके मेरी एक्सेस थी, कभी नहीं मांगा उनसे अपने लिए कुछ। परंतु भाजपा में इस बात का सम्मान की बजाय इस बात का आपके प्रति हे भावना से देखा जाता है कि आप एड़ियां रगड़ने नहीं आते, आप पार्टी ऑफिस में आके नेताओं की चमचागिरी नहीं करते। आप, मैं तो मोदी जी के पास भी नहीं गई कि आप ये किताब देख लीजिए, उन्होंने पढ़ी नहीं पढ़ी, मुझे कोई ऐसा नहीं था, क्योंकि ये किताब, जैसा आपने कहा, गुजरात की जो इज्जत मिट्टी में पली की थी कि ये फासिस्ट है, हिंदू सारा समाज फासिस्ट हो गया। मोर देन मोदी जी, इट वाज आल्सो क्वेश्चन ऑफ हिंदू समाज पे इतने भयंकर भीषण आरोप लगाए, हमारा मुंह काला किया गया कि हम जेनोसाइड कर रहे हैं, जबकि जेनोसाइडल ताकतें अपना तकिया चला रही थी, मोदी जी के खिलाफ भी और हिंदुओं के खिलाफ भी। तो ये केवल मोदी जी को डिफेंड करना नहीं था, क्योंकि आपने मोदी जी पे रिसर्च किया और पुस्तक लिखी, क्या इसकी चोर थी सीएसडीएस में? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। दो बातें, देखिए, जब मैंने मोदी जी पे शुरू की तो सबने मेरे से बात करना भी बंद कर दिया, बात करना भी बंद कर दिया। आई वाज टोटली आइसोलेटेड, और इतनी भद्दी भद्दी बातें मुझे सुननी पड़ती थी, सुनी मैंने। खैर, फिर क्या हुआ, जब ये लगा कि अब तो मोदी जी आ रहे हैं या वो आ गए, एकाएक सबने मेरे साथ जफ्फियां डालना भी शुरू कर दिया, क्योंकि इन्हें लगता था, तब तो डर लगता था कि कहीं मोदी आके गाज ना गिरा दे और हम जैसों की बैंड ना बज जाए। तो एकाएक मेरे पे प्यार आने लगा। शैल मायाराम भी अपने घर पे बुला रही हैं, डिनर्स पे बुला रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जफ्फियां पाने लगे बहुत सारे। फिर क्या हुआ ये कुछ ही दिन में गेम बदली। फिर मोदी जी ने अपना जब कैबिनेट अनाउंस किया, अच्छा, मैं तो कोई कैलकुलेट करके किताब लिखी नहीं थी कि मैंने अब मोदी जी के दरबार में अपनी दरबारी जगह बनानी है, ऐसा तो मेरा ना विचार था, ना मेरी इच्छा थी। तो मोदी जी का जो कैबिनेट था, मैंने अब उस पे खुले दिमाग से अपनी रख दी व्यूज कि अरुण जेटली जी को फाइनेंस और डिफेंस, वो हारे हुए एमपी हैं और फाइनेंस का उसको एफ नहीं आता, और डिफेंस जैसा पोर्टफोलियो देना बहुत अन्याय है। और फिर मैंने स्मृति ईरानी के एजुकेशन मिनिस्टर होने पे भी कि 12वीं पास, 21st सेंचुरी, एक तरफ आप कह रहे हो आपको डिटॉक्स करना है सारा, ये सारा नैरेटिव आपको वो सुधारना है। दूसरा, मोदी जी बहुत बोलते थे ये नॉलेज की सेंचुरी है, 21st सेंचुरी में, इसमें भारत विश्व गुरु के रूप में आएगा। भाई आप बताओ, अब बुरा मत मानिए, आपको भी शायद बुरा लगे, तो मैंने कहा कि जिस व्यक्ति का पूरा अनुभव सास बहू सीरियल्स का है या फैशन मॉडलिंग का है, 12वीं पास है, आप कैसे उसको शिक्षा मंत्री का ओहदा देके आप उनको कुछ और दे दीजिए, आप उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना लीजिए, मुझे तकलीफ नहीं है। ये नहीं कि मुझे स्मृति जी से कोई तकलीफ थी, क्योंकि मेरा उनसे ना कोई लेना था ना देना था, कोई गिला शिकवा नहीं था, पर काबिलियत भी तो देखनी चाहिए। शिक्षा मंत्री का ओहदा अगर आप, और मैंने सोचा था, ये गलतफहमी मेरी थी कि मोदी जी आके सारा नैरेटिव बदलना चाहेंगे, एकेडमिक हमारा जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, सारे नॉलेज ट्रेडिशंस को तबाह करके, हमारी पारंपरिक नॉलेज ट्रेडिशंस को तबाह करके जो हमें मकौले पुत्र और पुत्रियां बनाने का किया गया है काम, ये मोदी जी इसको ठीक करेंगे, ये मेरी उम्मीद थी। अब इन्होंने जब स्मृति ईरानी जी को बनाया, मेरे को तो बहुत शॉक लगा, बिलीव यू मी, मैं आई वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, और इसलिए बिना सोचे समझे मैंने टीवी पे भी इसके खिलाफ में बोल दिया। अब ये मेरे सीएसडीएस के कॉलीग, मधु तुम कर क्या रही हो, यही तो तुम्हारा टाइम था, पे बैक टाइम था, तुम अपने पाँव पे क्यों कुल्हाड़ी मार रही हो, हमको भी मरवाओगी, हमको भी पिटवाओगी। अच्छा, खुलेआम मुझे 2-3 ने बोला, हमने तो सोचा था तुम हमारी ढाल बन जाओगी अब, और तुमसे इमेजिन, बेशर्मी की हद, इतने डरे हुए थे। जाते जाते भी सीएसडीएस ने मुझे इतना सताया, उसकी भी मैंने कंप्लेंट की, मैं तो वैसे कोर्ट में भी जाने वाली थी। फिर मुझे मालूम है कोर्ट कचहरी का क्या हश्र होता है,